बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो आपको, जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रॉपर्टीज़ दो टाइप्स की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जो कि पेज नंबर 21 पे फर्स्ट टेबल के अंदर लिखा हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनको आप आम तौर पे केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शंस। सो बेटा, रिएक्शन लिखने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं ना, वो करते हैं रिएक्शन लिखने में, कि हमें रिएक्शन याद नहीं रहते, हमें रिएक्टेंट्स याद नहीं रहते, हमें प्रोडक्ट्स याद नहीं रहते। तो आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे चैप्टर 2 में जो आप रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें आपने बाय प्रोडक्ट याद करना है। क्या याद करना है? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट आप किसको कहते हैं? जो एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी बनती है ना, उसको आप बाय प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जैसे आप कोई रिएक्शन करवाते हैं, एक चीज़ तो आपको रिक्वायर्ड है ना, जो एक्स्ट्रा चीज़ उसमें बनेगी उसको आप बाय प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल। अब आपको पता है कि जो रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन है, देखिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि रिएक्शन के मेजर दो कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर जो आप डिस्कस करेंगे ना, इसके अलावा भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन के सबसे मेजर दो कंपोनेंट्स हैं, दैट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये चैप्टर नंबर 1 में भी आपने इस पर थोड़ी सी डिस्कशन की थी। इसके अलावा आपने एग्जाम्पल्स भी पढ़ी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्शन लिखने के लिए ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपको हेडिंग में से ही रिएक्टेंट्स मिल जाने हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट आप खुद से बना सकते हैं। कैसे? कि आपने बाय प्रोडक्ट याद रखना है, तो आपका प्रोडक्ट खुद बहुत बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल की। अब आप देखें कि हेडिंग हमारी क्या है, हम क्या पढ़े? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, मतलब केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होना है वो किसका होना है? मतलब जो सबसे पहला रिएक्टेंट है वो हमारा एसिड है, जो आपको हेडिंग में से मिल गया। दूसरा आप क्या ले रहे हैं? मेटल। तो मैंने जो आपको याद रखने के लिए कहा है, आपने वो याद रखना है। हर पॉइंट के साथ आपको मैं एक पॉइंट बताऊंगा जिसमें बाय प्रोडक्ट होंगे, वो आपने उस हेडिंग के साथ याद रखना है। जैसे रिएक्शन विद मेटल है, किसी भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में जो बाय प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो उसके एंड रिजल्ट में बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या रिलीज़ होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अब बात आती है इसकी, यहाँ पे क्या बनना है? इनमें से हाइड्रोजन गैस रिमूव करके जो बाकी बचेगा वो आपका यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब इस केस के अंदर वो एक सॉल्ट होगा। वो क्या होगा? सॉल्ट होगा। अब देखें, एग्जांपल लेते हैं, HCl और कोई भी मेटल आप ले लें। फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं जिंक। जिंक का आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं HCl के साथ। तो मैंने आपको बताया है कि आपको मेटल का पता है ना, कि मेटल किसको कहते हैं। आपने यहाँ पे मेटल लिख लिया। आपको पता है एसिड का आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपने रिएक्टेंट्स में एसिड लिख लिया है। अब बाय प्रोडक्ट मैंने आपको क्या बताया है? H2, राइट। अब जो यहाँ से बाकी बचा है उसको उठा के आप इधर लिखो, ZnCl बचा है। अब आपको पता है जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएं और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जिंक की वैलेंसी 2 है। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू वैसे ही ये 2 यहाँ पे आना था, तो इसलिए जिंक क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है, जो कि एक सॉल्ट है। इसके अलावा अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप
कैल्शियम लेते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। अब दोनों रिएक्टेंट्स आपको कहाँ से मिले हैं? हेडिंग से। आपने यहाँ से रिलीज़ क्या करवाना है? हाइड्रोजन गैस, राइट। पीछे क्या बचेगा? CaSO4, Ca यहाँ से, SO4 यहाँ से, तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। क्लियर? मेरा ख्याल है ये सबसे आसान मेथड है किसी रिएक्शन को याद रखने का, कि आप किस तरह से किसी रिएक्शन को याद कर सकते हैं। सो सेकेंड पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब यहाँ पे जो आपने याद रखनी है चीज़ वो ये रखनी है कि किसी भी एसिड का जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होंगे। ठीक, किसी भी रिएक्शन का किसी भी एसिड का जब आप रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, तो उसमें आपके पास रिलीज़ क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बाय प्रोडक्ट के तौर पे। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बाय प्रोडक्ट के तौर पे। इसके साथ एक और प्रोडक्ट भी बनना है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या बनना है। फॉर एग्जांपल आप एक एसिड लेते हैं HCl, ठीक, और आप इसका रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। तो सबसे पहले आप अपने बाय प्रोडक्ट्स लिख लें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैसेस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। अब देखें, यहाँ से आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की और यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आने हैं, तो इसका मतलब है आप यहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है, आपने यहाँ से 2 लगाया, वाटर भी रिलीज़ हो गया। अब पीछे क्या बचा है? यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड यहाँ से आपको प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। ठीक, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास सेकंड एग्जांपल है H2SO4 की, कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ये तो हमने कार्बोनेट का पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट का रिएक्शन पढ़ा हमने, जिसमें CO3 है, और बाइकार्बोनेट आप किसको कहते हैं? जिसमें HCO3 आता है। ठीक, NaHCO3। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में डिफरेंस क्या है। कार्बोनेट आप कहते हैं CO3 को, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, और बाइकार्बोनेट आप कहते हैं HCO3 को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपने नोट करना है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या रिलीज करवाना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ से आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करवा दी। पीछे यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास? Na, अभी तक जो बच रहा है वो बच रहा है NaSO4। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि सल्फेट जो है उसके ऊपर चार्ज कितना आता है? 2-, तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 9th क्लास में आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कशन की हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि Na2SO4 क्यों आ रहा है। अब क्योंकि 2 सोडियम यूज़ हो रहे हैं तो अब यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब बाकी देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं? कितने हाइड्रोजन हैं? 2। लेकिन जो आप अगर रिएक्टेंट साइड पे देखें तो टोटल 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। ठीक, अब बाकी क्या बचा? कार्बन कितने हैं? 2। इस तरफ कितने हैं? 1, तो आप यहाँ पे 2 लगाएं। ऑक्सीजन खुद ब खुद बाकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये बैलेंसिंग आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है, 9 में भी इस पर आपने बात की थी। तो ये रिएक्शन है बिटवीन एसिड एंड कार्बोनेट and bicarbonate, the reaction between acid and carbonates and bicarbonates। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे, विच इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। आप मेरा ख्याल है 8th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं, बार बार आपने पढ़ा है कि रिएक्शन of acid with
बेस। इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है, वो नाम आपने याद रखना है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। अब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आपको मेरा ख्याल है ये पहले से पता होगा, आपने पहले इसके बारे में पढ़ा है 8th क्लास में भी, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। कोई भी आप एसिड बेस लें वो आपस में रिएक्शन करेंगे, उसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसका रिएक्शन करवा दें HCl के साथ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से वाटर रिलीज करवा देते हो, पहले यहाँ से आपने क्या रिलीज करवाया? वाटर। पीछे क्या बचेगा? NaCl जो कि सॉल्ट है। एग्जांपल्स आप इसमें जितनी मर्जी दे सकते हैं, बुक में 2 हैं तो चलें हम 2 एग्जांपल से बात करते हैं। दूसरी आप ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, एक मेटेलिक ऑक्साइड है जो कि बेसिक नेचर की है, इसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं जी H2SO4 के साथ। आप इसमें से वाटर रिलीज करवा दें, पीछे क्या बचेगा? CuSO4। क्लियर हो गया कि जब किसी एसिड का बेस के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ 2-3 बातें बताने लगूँ, ये आपने याद रखनी है। कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पढ़ा ना, तो इसी तरह से एक टर्म है सल्फेट, ठीक, और एक है बाइसल्फेट, और एक है सल्फाइट। इसी तरह से एक है बाइसल्फाइट, ठीक। सल्फेट, सल्फाइट और बाइसल्फाइट। और इसके बाद एक और है जिसको आप कहते हैं सल्फाइड विद D, ठीक। ये 5 चीज़ों में आपको डिफरेंस आना चाहिए। सल्फेट आप कहते हैं SO4 2- को, SO4 2-। बाइसल्फेट आप कहते हैं HSO4 1- को। सल्फाइट विद T आप कहते हैं SO3 2- को। बाइसल्फाइट आप कहेंगे HSO3 1- को। और सल्फाइड कहेंगे जब अकेला सल्फर आ रहा है किसी मेटल के साथ, सिर्फ सल्फर। क्लियर हो गया? इसके बाद आपको मेरा ख्याल है नेक्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, कि जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड का विद सल्फाइड विद T एंड बाइसल्फाइड, तो उसके रिजल्ट में जी क्या होता है ये आपको बताना चाहिए। तो इसके लिए आपने जो बाय प्रोडक्ट याद रखना है वो आपने याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर आप रिलीज करवाएंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं HCl, क्योंकि ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और वैसे भी बुक पे भी यही मेंशन है, तो बेहतर यही होता है कि वो आप वही लिखें जो आपकी बुक पे मेंशन है। तो इसलिए मैं एग्जांपल जो है ना वो इन्हीं से रिलेटेड ले रहा हूँ। और दूसरा है कैल्शियम सल्फाइड, आप इनका रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि इसमें से आपने जो बाय प्रोडक्ट निकालने हैं वो आपने पहले निकाल दिए, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। अब वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगाएं। अब देखें पीछे क्या बचता है इसमें से, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई, वाटर निकल गया, पीछे बचेगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम यहाँ से और क्लोराइड यहाँ से। क्लियर हो गया ना? दोबारा देख लें कि जब आप किसी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड तो उसके रिजल्ट में आपका जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरी एग्जांपल आप HCl ही ले लें,
आप इसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं किसी बाइसल्फाइड के साथ, तो बाइसल्फाइड जो आप यहाँ पे लेते हैं वो है NaHSO3, ठीक। तो आपने इसमें से रिमूव क्या करवाना है बेटा, SO2 एंड H2O। SO2 और H2O रिमूव करवाने के बाद यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, सोडियम यहाँ से और क्लोराइड यहाँ से, NaCl। क्लियर हो गया। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज रिएक्शन विद सल्फाइड विद D, रिएक्शन विद सल्फाइड। सल्फाइड के साथ आप रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सल्फाइड ले लेते हैं, आयरन सल्फाइड FeS। अब सल्फाइड के साथ आप जब रिएक्शन करवाएंगे एसिड का, तो बाय प्रोडक्ट आपने यहाँ पे बेटा याद रखना है H2S। H2S किसको कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। किसको कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आप इसका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। इसमें से आप H2S रिलीज करवा दें, पीछे क्या बचेगा, FeSO4, आयरन सल्फेट बनेगा या फेरस सल्फेट बनेगा। क्लियर हो गया। तो हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। पहला हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, उसमें आपने बाय प्रोडक्ट पढ़ा हाइड्रोजन गैस। फिर आपने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, उसमें आपने बाय प्रोडक्ट पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद आपने जो तीसरा पॉइंट पढ़ा है वो है रिएक्शन विद बेसिस। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। फिर हमने जो रिएक्शन पढ़ा है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, उसके रिजल्ट में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर है। फिर रिएक्शन विद सल्फाइड्स है, उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।